बीजेपी के झटके पे झटका तो देख रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई जिसमें बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के सवाल सीधे कांग्रेस, अभी हमने दिखाया भी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को, वो जो कह रही थी, पूछ रही थी। लेकिन उस दूसरी तरफ हम बृजभूषण शरण सिंह को भी देख रहे हैं, अभी भी वो अपनी जो उनके ऊपर गुनाह है, जो आरोप है, गुनाहों का जो आरोप है वो साबित कर रहे हैं। आज जो वीडियो चल रहा है टाइम्स नाउ की पत्रकार के साथ, वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, गाहे बगाहे जैसे भी हो। और बहुत सारी बातें तो कैमरा पे कह चुके हैं कि मैं तो मर्डर कर चुका हूं। ये तमाम बातें, इन बातों के बीच कांग्रेस को कहां आप देख रहे हैं? कांग्रेस की तैयारियों पर जरा आपसे चाहता हूं जिक्र करना, और साथ साथ ये भी चर्चा ये भी कि बेंगलुरु में अब सोनिया गांधी भी जा रही हैं। अभी तक ये खबर नहीं थी, लेकिन अब चूंकि डीके शिव कुमार ने ही इसकी घोषणा कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंगलुरु से कि सोनिया गांधी बेंगलुरु आ रही हैं। अब यहां से कहां आप देखते हैं, एक बात और जोड़ दूं, उसके बाद आता हूं, जो सुनील शुक्ला जी बता रहे थे वेस्ट बंगाल को लेकर के। अब उस रिजल्ट के बाद इस विपक्षी एकता को कहां देखते हैं आप, जहां पर अब टीएमसी काफी मजबूती के साथ और कांग्रेस पार्टी, वाम दल भी अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, बीजेपी बहुत ऐसी जगहों पे पिछड़ चुकी है जहां बीजेपी के विधायक हैं। वेस्ट बंगाल जिला परिषद, जिला पंचायतों के चुनाव की बात, ग्राम पंचायतों के चुनाव की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये वेस्ट बंगाल की ओवरऑल आपसे कांग्रेस और विपक्ष और बीजेपी। देखिए राजीव जी, अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, सबसे बड़े विपक्षी दल की, तो आज ही अभी कांग्रेस ने अपने चुनावी तैयारियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अभी ऑफिशियली कह दिया है कि हमने जो आज महाराष्ट्र की मीटिंग की थी, जो 4 घंटे चली है, वो 2024 लोकसभा की चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में थी। बड़ा स्पष्ट मतलब है इसका। 48 लोकसभा सीटें हैं और जिस तरह से अभी शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या होगा, ये सबके मन में उसको लेके बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो आज कांग्रेस ने अपनी मीटिंग इसीलिए आयोजित की थी और इसके बाद वो हर राज्य की मीटिंग इसी तरह आयोजित करने जा रही है, और उसने कह दिया कि हम महाराष्ट्र में चुनाव के लिए तैयार हैं। वहाँ हर लोकसभा क्षेत्र में यात्राएं निकलेंगी, हमारे नेता जाएंगे, दिल्ली से भी वहाँ के राज्य के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसका मतलब कि आज की तारीख से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी बात, जो आपने झटके पे झटके का जिक्र किया, तो ये सारे के सारे जो है बाई इफेक्ट है। जो असली भूकंप का क्षेत्र है, जो उसका केंद्र है जिसे हम कहते हैं, वो तो अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे बेंगलुरु, वो है। जो विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग जो होने जा रही है, उसने ये सारा हड़कंप मचा रखा है। विपक्षी एकता एक ऐसी चीज है कि जिसको लेके बीजेपी बहुत सारे मजाक कर रही थी, गोदी मीडिया कर रहे थे कि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए क्या करेंगे, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका असर ये हुआ कि खुद बीजेपी को एनडीए की मीटिंग उसी तारीख में, 18 तारीख में दिल्ली में बुलाना पड़ी। वो एनडीए जिसकी 4 साल से कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी, एनडीए जिसको खत्म हो गया था, वो चिराग पासवान जो रोते हुए अपने पिता के बंगले से बाहर निकले थे, उनका फोटो लिए हुए आज उनको मंत्री बना रहे हैं। चिराग पासवान जी को अगर उन्हें रोते हुए घर से नहीं निकलना पड़ता और वो बंगला उनके पास बच जाता। लेकिन अब वो भी चिराग पासवान है जो दोबारा तैयार हो गए मंत्री बनने के लिए। उन्हें याद नहीं है इस बात को कि किस बुरी तरह कितनी रिक्वेस्टें करी थी उन्होंने और किस तरह उन्हें खाली करवाया गया था। और वहां उस वक्त राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे, इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया था चिराग पासवान ने, और लालू जी भी मिलने गए थे जनपद के उस बगले में जहां बरसों से रामविलास पासवान रहे थे। ये लोग मिलने गए थे, लेकिन सरकार ने कोई रहम नहीं किया। उसने ये भी नहीं सोचा कि आडवाणी जी के पास बंगला है। आडवाणी जी कुछ भी नहीं है, 2019 से कुछ भी नहीं है। वो गुलाम नबी आजाद के पास सरकारी बंगला है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उन रामविलास पासवान को उन्होंने कंटिन्यू रखना स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने उनका बुरे वक्त में साथ दिया और जिनका लड़का जो है वो एमपी था और जिसे वो मंत्री बना सकते थे।
लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तो चिराग को मंत्री बना रहे हैं और चिराग साहब तैयार है मंत्री बनने के लिए। हालत यह है कि अभी और भी कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जी, लेकिन एक बड़े नेता के लड़के ने, उनको पास ऑफर था और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा 6 महीने के लिए मंत्री कौन बनेगा। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, 6 महीने के लिए। इसका मतलब क्या वो बीजेपी को लग रहा है कोई कहीं स्मेल आ रही है कि सरकार कुछ गड़बड़ है। ये जो सारा का सारा घटनाक्रम हो रहा है, जिसे आप झटके पे झटका कह रहे हैं, ये सब विपक्षी एकता का कमाल है। आज अभी लालू यादव ने भी कहा कि अगर हम एक हो जाएं तो बीजेपी को हरा सकते हैं, मोदी जी को हरा सकते हैं। ये बात ममता बनर्जी भी समझ रही हैं, ये बात शरद पवार भी समझ रहे हैं जी। इसी बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। आज जो बिहार का जिक्र हो रहा है, बिहार में जो हो रहा है, बिहार में वाकई उन्होंने बड़ी गंभीर कोशिशें करी और अभी भी कोशिश जारी है बिहार में। लेकिन वहां ये सब समझ रहे हैं कि क्या हमें कोई ऑफर भी मिलता है तो कितने दिन के लिए। अगर सरकार वापस नहीं आई 2024 में तो सब बेकार हो जाएगा। तो ये जो है एक बड़ा संक्रमण काल चल रहा है और इसका जो एक कारण है जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बेंगलुरु, तो ये एक सवाल भी लोग कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि साहब पहली मीटिंग तो ठीक है, नीतीश जी ने बुलाई थी और अपने गृह राज्य में बुलाना थी पटना में। तो दूसरी मीटिंग जो है कांग्रेस ने की में, जहां उनकी सरकारें और भी हैं या चुनाव भी होने वाले हैं, जैसे राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में, वहां न बुला के कर्नाटक में क्यों बुलाई जी। इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्नाटक ही भारत में एकमात्र प्रदेश है, वो जगह है जहां से 2 बार कांग्रेस ने बड़ी जबरदस्त वापसी की है। वापसी एक ने अभी बिल्कुल थोड़ा आता हूं, उस पर भी आता हूं, जिक्र कर रहे थे राजस्थान में। क्या लगता है कांग्रेस अब बिल्कुल सेफ जोन में आ चुकी है? दोनों के बीच, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक है और अभी जो कार्यकारिणी की घोषणा हुई है उसको लेकर के भी बहुत कुछ कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की टीम है, ना कि उसमें सचिन पायलट के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी गई। क्या कुछ है, जरा ये भी बताइए राजस्थान को लेकर के। देखिए, एक बात तो राजस्थान बड़ा उलझा हुआ मामला नहीं है, लेकिन राजस्थान के नेताओं ने उसको ज्यादा उलझा दिया है। राजस्थान में ये जो जीत हुई है, न अशोक गहलोत की हुई है, न सचिन पायलट की हुई है, ये गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थे। दोनों के बीच की सुलह, इसको युद्ध विराम कहते हैं हम। ये युद्ध विराम है, सीज फायर, ये सीज फायर है। ये सुलह होने की दोनों के बीच कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये एक सीज फायर है और दोनों इस बात को समझ गए थे। स्थिति क्या है कि वहां पे भी, जैसे अभी हमने कहा कि बिहार में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, वहां महाराष्ट्र में क्यों वापस शरद पवार की स्थिति मजबूत हो रही है, ये सब इसलिए है कि 2024 में अब बीजेपी की या मोदी जी की हैट्रिक लगती हुई लोगों को नहीं दिख रही है। तो राजस्थान में जो जीत की खुशबू आ रही है, जो लग रहा है कि कांग्रेस वहां जीत सकती है, रिपीट कर सकती है। 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, एक बार बीजेपी कांग्रेस, या ये भी लोग कहते हैं कि एक बार वसुंधरा राजे, एक बार अशोक गहलोत, मगर इस बार लग रहा है कि कांग्रेस वहां रिपीट कर लेगी। तो इसकी वजह से दोनों नेता जो हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो हर बात मानने को तैयार हो गए, मजबूर हो गए जो उन्हें दिल्ली से कही गई। देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, वो ये है कि कांग्रेस में केंद्रीय रूप से सत्ता की ताकत की वापसी। एक बात, देखिए हर पार्टी की राजनीति अलग होती है। कांग्रेस में जब तक केंद्र मजबूत नहीं होता है, हाईकमान मजबूत नहीं होता है, तो पार्टी मजबूत कभी नहीं होती है। इंदिरा गांधी मजबूत थी, पार्टी मजबूत रही। उसके बाद राहुल गांधी ज्यादा उदार हुए, सोनिया गांधी बहुत ज्यादा उदार हुई, तो उसके बाद आपने देख लिया कि 2014 और 2019 में बुरी तरह हारे। लेकिन अब राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी इस मामले में पूरी मदद कर रहे हैं कि हम अगर कहेंगे तो आपको मानना पड़ेगा, और जो नहीं मानता तो राहुल ने साफ कह दिया कि जाइए। फिर आज की स्थिति में जो हम दे सकते हैं आपको देंगे, और उसके बाद राजस्थान में चुनाव हो जाए, दोनों मिलकर जिता के लाओ, उसके बाद हम फैसला कर देंगे। तो वहां पे सबसे बड़ी बात है कि वहां का कार्यकर्ता चाहता है, वहां की जनता चाहती है कि जीते। और कांग्रेस की स्थिति वहां अच्छी क्यों है? वहां अच्छी इसलिए है कि कांग्रेस से भी बुरी गुटबाजी वहां पे बीजेपी में है। आज की तारीख तक मोदी जी ने वसुंधरा राजे को कमान नहीं दी है,
और अगर वसुंधरा राजे को वहां सीएम फेस नहीं बनाया गया तो बीजेपी मुकाबले में नहीं रहेगी। बड़ी क्लियर बात है ये। दूसरी बात आपने जो पूछी कि जो कार्यकारिणी बनाई है, बहुत सारे लोग बनाए हैं, उसमें 300 के करीब लोग बना दिए। उसमें जाहिर है अशोक गहलोत के लोग ही ज्यादा हैं, कहने की बात नहीं है। पायलट को जो जितने भी जिलों में सिर्फ एक टोक का जिला अध्यक्ष जो है वो सचिन पायलट का बनाया गया है। और अब देखिए सचिन पायलट के पास भी कोई ज्यादा पत्ते थे नहीं। सचिन पायलट की भी ये मजबूरी थी कि जैसा जो है उसी स्थिति में रहें और फिर से अपनी जमीन बनाएं। तो सचिन पायलट ने वो किया। जी, राजस्थान की बात और करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पहलू पे जरा आ जाते हैं आपके साथ ही मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हो, कल परसों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए, वो ओथ ले लें और उनके सहारे बीजेपी आगे बढ़े, कहा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ये भी खबर आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं राजभवन मिलने के लिए। कितनी सच्चाई है इसमें, जरा ये बताइए। खैर वो राजभवन तो गए थे, वो दूसरे काम से गए थे। एक कार्यक्रम में जहां पे राष्ट्रपति हैं मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, उसका निमंत्रण वो राज्यपाल जी को देने गए थे। लेकिन हाँ, ये सच्चाई जरूर है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। और जैसा कि राहुल ने कहा था कि हम 150 सीटें जीतेंगे, तो वो स्थिति वाकई अच्छी है वहां पे। अब शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पे मुकाबला बीजेपी कर नहीं सकती। तो ये तो वहां तय हो गया है कि दोनों में से किसी एक को हटना है। तो अभी पहले बीडी शर्मा की बात चल रही थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें हटा के नरेंद्र सिंह तोमर को लाया जाएगा। लेकिन साथ साथ पैरेलल ये बात भी चल रही है कि उनके हटाने से, प्रदेश अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री बदल के एक थोड़ा आपको कुछ दिखाना पड़ेगा और उसके लिए उनके पास एक ही आदमी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित ही रूप से अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कुछ वो थोड़ा बहुत धमाका करेंगे, वो शोर शराबा करेंगे, जाएंगे आएंगे, थोड़ा उनके अंदर वो व्यक्तित्व में एक गुटबाजी बीजेपी में देखिए उस लेवल पे नहीं होगी जैसी कांग्रेस में होती है। कांग्रेस में आज स्थिति बहुत अच्छी है। वहां पे दो ही बड़े नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी, और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वहां कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के पास अपना कोई गुट नहीं है, तो शिवराज सिंह चौहान हटके कोई गुटबाजी नहीं कर पाएंगे। वहां छोटे छोटे उस तरह के गुट है कि जैसे कैलाश विजयवर्गीय का अपना है, नरेंद्र सिंह तोमर भी बहुत ज्यादा गुटबाजी नहीं करते हैं वहां पे, या प्रहलाद पटेल है वो थोड़ा करते हैं। तो ऐसी कोई विशेष गुटबाजी वहां पे नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये मैसेज जो बीजेपी के और संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, समर्पित जिन्हें कहा जाता है, उनमें जरूर जाएगा कि बाहर से आए हुए एक आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया और हमारे इतने सारे नेता बैठे रहे। अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाना था, विजयवर्गीय को बनाते, नरोत्तम मिश्रा को बनाते, प्रहलाद पटेल को बनाते, बीडी शर्मा को ही बना देते, नरेंद्र सिंह तोमर को बना देते, बहुत सारे नेता हैं वहां। तो ये बहुत सारे सवाल होंगे। और दरअसल देखिए है क्या कि आज जब आप का एक बार जो इस वक्त बीजेपी का हिला हुआ है, तो आपके सारे फैसले गलत साबित होने लगते हैं, गलतियां करने लगते हैं। तो और उसके भी जब झटके पे झटका लग रहा हो तब तो और भी गलतियां करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा शकील अख्तर जी, और जरा बेंगलुरु को समझने की कोशिश करेंगे। 17 और 18 तारीख को जो बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है, उस बैठक के क्या मायने हैं। अब तो ये भी घोषित तौर पे है कि सोनिया गांधी भी वहां पहुंच रही हैं, यानी कि जबरदस्त बैठक होने जा रही है बेंगलुरु में